जूम संवाद, अनुवाद और प्रकाशन की संकरी जगह। हिंदी में जर्मन साहित्य और जर्मन पुस्तक बाजार में हिंदी साहित्य का अनुवाद। भरत शर्मा। 3-6 मार्च को जर्मन से हिंदी और हिंदी से जर्मन में अनुवादकों की एक ऑनलाइन संगोष्ठी रखी गई थी। इस संदर्भ में नमिता खरे, जर्मनिक और रोमांस अध्ययन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, और हाइंस वनवेस्लर, इंडोलॉजी, उपसाला विश्वविद्यालय, स्वीडन, ने अदिति माहेश्वरी, वाणी प्रकन, दिल्ली, और क्रिस्टियान वाइस, द्रौपदी फर्लाग प्रकाशन, हाइडेलबर्ग के साथ भेंटवार्ता की। इस संवाद में जर्मन और हिंदी प्रकाशन और अनुवाद की समस्याओं और चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया। प्रतिभागियों को भी प्रश्न पूछने का मौका मिला। इस भेंटवार्ता का जर्मन अनुवाद ज़्यूडाज़ियन पत्रिका के फरवरी 2021 के अंत में प्रकाशित हुआ। वार्तालाप का अंग्रेजी लिपिकरण और अंग्रेजी हिंदी अनुवाद भरत शर्मा ने किया। नमिता खरे, क्रिस्टियन वाइस और अदिति माहेश्वरी। शुरू करने के लिए इससे अच्छा क्या होगा कि आप दोनों अपने प्रकाशन के बारे में कुछ बताएं। क्रिस्टियन वाइस। मेरे प्रकाशन का नाम द्रौपदी फर्लाग प्रकाशन है और यह 2003 में स्थापित हुआ था। शुरू से ही भारतीय भाषा साहित्य, खासकर हिंदी, बांग्ला और तमिल आदि भाषाओं का साहित्य द्रौपदी प्रकाशन का केंद्र बिंदु रहा है। समय के साथ अन्य दक्षिण एशियाई देशों के साहित्य, जर्मन साहित्य व अफ्रीकी साहित्य भी हमारी सूची में शामिल हुए, पर जर्मन उदित भारतीय साहित्य ही अभी भी प्रकाशन का केंद्र है। अभी तक हमने 150 किताबें प्रकाशित की हैं, जिसमें 21 सीधे हिंदी से जर्मन में अनुदित हैं, 6 तमिल से, 6 बांग्ला से और इसी तरह अन्य भाषाओं से। अदिति माहेश्वरी। मैं वाणी प्रकाशन ग्रुप से जुड़ी हूँ। अपनी स्थापना के समय 1963 से ही वाणी प्रकाशन हिंदी में पुस्तकें प्रकाशित करता आया है। हमने अभी तक 7500 से ज्यादा किताबें प्रकाशित की हैं और जैसे जैसे हम अपनी 60वीं वर्षगांठ तरफ अग्रसर हैं, हम अंग्रेजी के साथ साथ विभिन्न भारतीय भाषाओं में अपने पोर्टफोलियो को विविधतापूर्ण बना रहे हैं। अनुवाद की दिशा में भी हम काफी कुछ कर रहे हैं। किताब दिखाते हुए अभी मार्जन सत्रापिस का फ्रेंच ग्राफिक उपन्यास एपोलिस प्रेस से आया है, जिसका पहली बार सीधे फ्रेंच से हिंदी में अनुवाद हुआ है। और नमिता जी के साथ हमने हेर्टा म्यूलर की नोबेल पुरस्कृत आर्टेम शाउकेल अटेम्स्कोकेल का हिंदी अनुवाद भूख का व्याकरण किया है। नमिता रे, आप दोनों ने ही कहा कि आप काफी अनुवाद प्रकाशित करते हैं। आप अपने अपने देशों में अनुदित साहित्य की स्थिति को किस तरह देखते हैं, और आपको क्या लगता है कि भविष्य में अनुदित साहित्य की स्थिति कैसे बेहतर होगी? क्रिस्टियन वाइस। साहित्य का अनुवाद करने की जर्मनी में लंबी परंपरा रही है, खासकर अंग्रेजी या फ्रांसीसी साहित्य से अनुवाद की। हालांकि भारतीय साहित्य का अनुवाद एक नई परंपरा है, पर पिछले कुछ दशकों में स्थिति बेहतर हुई है। विद्यालयों में अब पहले से अधिक साहित्यिक अनुवाद के पाठ्यक्रमों का संचालन हो रहा है। इस तरह मुझे लगता है कि पिछले 50 वर्षों में स्थिति में सुधार हुआ है और हमारे साथ हाइंस वनवेस्लर, इनेस फोनल, आल्मूट डेग्नेर जैसे बेहतरीन अनुवादक, जो भविष्य में हमें और अनुवाद प्रकाशित करने में सहायता करेंगे। नमिता खरे। अदिति, जैसा कि आपने कहा, अनुवाद वाणी प्रकाशन के मुख्य केंद्र बिंदुओं में से एक है, तो आप जर्मन साहित्य या व्यापक संदर्भ में देखें तो यूरोपीय साहित्य हिंदी भाषी समाज में किस तरह देखती हैं? अदिति माहेश्वरी। मुझे लगता है कि जर्मन साहित्य के हिंदी में अनुवाद की परंपरा काफी अच्छी रही है।
न सिर्फ वाणी प्रकाशन से बल्कि बाकी प्रकाशनों से प्रकाशित अनुवादों की सूची काफी उत्साहजनक है। कभी कभी इस उत्साह का आकलन किताबों की बिक्री से नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि बिक्री के हिसाब से अनुदित साहित्य फायदेमंद न हो, पर इस तरह का काम हमारी सूची को विविधतापूर्ण बनाता है और साथ ही हमारे प्रकाश को वास्तविक अर्थों में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर प्रदान करता है। इसलिए मैं अनुवाद को लेकर काफी सकारात्मक हूँ। पर सबसे बड़ी समस्या है अनुवादकों के पारितोषिक के लिए अनुदान प्राप्त करने की, जिसमें मुझे लगता है कि भारतीय भाषाओं के प्रोग्राम निश्चित रूप से काफी पीछे हैं। हाइंस वन वेस्लर। भारत का पुस्तक बाजार अभी भी बहुत हद तक सरकारी संस्थानों द्वारा खरीद पर निर्भर है। आपके हिसाब से बाजार की क्या स्थिति है? क्या वास्तव में लोग विदेशी साहित्य में रुचि रखें? मेरा मतलब है कि आप कितनी प्रतियां बेच पाती हैं। बहुत लोगों का मानना है कि बंगाली पुस्तक बाजार ज्यादा समृद्ध है, या फिर हिंदी तो कम लोग ही पढ़ते हैं। वैसे भी नई पीढ़ी का रुझान तो अंग्रेजी की तरफ है, या ज्यादातर लोगों की तो पढ़ने में ही रुचि है। इन सब बातों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अदिति महेश्वरी। ये सच है कि पुस्तकों की प्रतिस्पर्धा में अब नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम भी शामिल हैं। इस समय भारत की स्थिति यह है कि हमारे प्रेम और नफरत की भाषा भले ही यह हो, पर ख्वाबों की भाषा अंग्रेजी बन गई है। दिन प्रतिदिन भारतीय भाषाओं में पुस्तकों का प्रचलन कम हो रहा है। यहाँ तक कि शहरों में भी किसी किताब घर की अलमारी में अच्छी साहित्यिक पुस्तकों को स्थान मिलना मुश्किल हो गया है। अगर आप किसी मॉल में किसी किताब की दुकान पर जाएंगे तो वहाँ किसी अच्छी साहित्यिक कृति का मिलना मुश्किल है, जबकि अमेरिकी प्रेरणादायक किताबें और बेस्टसेलर जैसे मार्क मैनसन की किताबें पूरी अलमारी को ढक देती हैं। इस तरह भारत में विभिन्न स्तर वास्तविकताओं बहु यथार्थता की स्थिति है। जैसे कि अगर मैं आपको लखनऊ का उदाहरण दूं तो वहां एक प्रदर्शनी में मेरी टीम ने बड़ी संख्या में किताबें बेची। सच कहूं तो हमें दिल्ली से और माल भेजना पड़ा। हाइंस वन वेस्लर। मुझे ये सुनकर खुशी हुई। और आप हिंद युग प्रकाशन की सफलता पर क्या प्रतिक्रिया देंगी? वे वास्तव में पेपरबैक और सस्ते संस्करणों को बेच रहे हैं। क्या आप उनसे प्रतिस्पर्धा में हैं या वाणी प्रकाशन की छवि एक उच्च श्रेणी के साहित्य प्रकाशन वाली है? अदिति महेश्वरी। हमने हेर्टा म्यूलर पेपरबैक और हॉटबैक दोनों संस्करणों में छापा था। दोनों एक साथ प्रकाशित किए थे। बहुत सारी किताबों के भिन्न संस्करण एक साथ बाजार में उतारे गए। जैसा कि मैंने कहा कि हम बहु वास्तविकता की दुनिया में रह रहे हैं। हम बड़े स्तर पर पेपरबैक संस्करण छाप रहे हैं क्योंकि वह सामान्य पाठकों के लिए सुलभ है। जहां तक हॉटबैक संस्करण की बात है, उन्हें छापना सरकार द्वारा अपेक्षित है और इसी का हिस्सा है ताकि सरकारी पुस्तकालय उन्हें खरीद सकें। हाइंस वन वेस्लर। क्या प्रकाशन अभी भी सरकारी संस्थाओं और पुस्तकालयों की फरमाइशों पर निर्भर है? अदिति महेश्वरी। नहीं, ऐसा नहीं है। यह बुटीक फोलियो का भाग है। सरकारी खरीदों के साथ साथ आम पाठक भी बराबर के भागीदार हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार किताबों की सबसे बड़ी खरीदार है, लेकिन सोशल मीडिया ने युवाओं तक किताबों को पहुंचाना संभव बनाया है। हम ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर काफी सक्रिय हैं और इससे काफी मदद भी मिली है। पर साथ ही हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि देश के हर हिस्से में होने वाले छोटे बड़े पुस्तक मेलों में भाग लें। हम हर साल लगभग इस पुस्तक मेलों में भाग ले रहे हैं, चाहे वो किसी महाविद्यालय का कोई छोटा पुस्तक मेला हो या देश का सबसे बड़ा नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला हो।
हमारे ऑनलाइन स्टोर हैं। हमारी कोशिश है कि कोई भी वाणी प्रकाशन की दुकान में आए, चाहे गृहिणी हो, बच्चा हो, शोधार्थी, विद्यार्थी हो या कोई साहित्य प्रेमी, वाणी प्रकाशन से वह खाली हाथ न जाए। हाइंस वनर वेस्लर, क्रिस्टियन, आपने काफी किताबें प्रकाशित की हैं, जो कि प्रशंसनीय हैं, लेकिन आप बाजार के एक छोटे भाग में सक्रिय हैं। क्या आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेंगे? क्रिस्टियन वाइस, अगर मैं विश्व प्रसिद्ध हस्तियों जैसे अरुंधति रॉय आदि से प्रतिस्पर्धा करना चाहूं तो यह नामुमकिन है। उनकी बिक्री लाखों में है, जो मेरी कभी नहीं हो सकती। पर जब हम बात करते हैं हिंदी साहित्य की तो मैं उदय प्रकाश और गीतांजलि श्री का उदाहरण देना चाहूँगा। अगर विक्रय संख्या की बात करें तो मैं गीतांजलि श्री की पुस्तक माय और उदय प्रकाश रचित अंत में प्रार्थना दोनों के अनुवाद की 1000 प्रतियां बेचने में सफल रहा। आप कह सकते हैं कि अरुंधति रॉय की तुलना में यह काफी कम है, पर मुझे लगता है कि यह काफी अच्छी संख्या है। और ऐसा संभव हो पाया क्योंकि उदय प्रकाश और गीतांजलि दोनों ही जर्मनी आए थे और उनके साथ हमने पुस्तक पाठन कार्यक्रम आयोजित किए थे। जर्मनी में लोग इस तरह के कार्यक्रमों में जाना, लेखकों से मिलना और बात करना आदि पसंद करते हैं, और अगर वे कार्यक्रम से खुश होते हैं तो वे किताब खरीदते हैं। मैं इससे खुश हूँ। द्रौपदी प्रकाशन की सबसे सफल किताब बेबी हल्दर की है, जो मूल बांग्ला से जुबान द्वारा अंग्रेजी में अ लाइफ लेस ऑर्डिनरी के रूप में अनुदित हुई। हमने इस किताब के जर्मन अनुवाद की 2500 प्रतियां बेची। हम उनियंस वर्लाग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिसने द्रौपदी प्रकाशन से लाइसेंस लेकर अपनी प्रतियां निकाली और 5000 प्रतियां बेचने में सफल रहा। हाइंस वनर वेस्लर, उनियंस वर्लाग आपकी ओर से तक भी प्रकाशित करता है ना? क्रिस्टियन वाइस, हाँ, हम मिलकर काम कर रहे हैं और इस तरह हम ज्यादा लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। हम अपनी कुछ श्रेष्ठ किताबें उनको देते हैं जिन्हें वही पुस्तक के रूप में अपने प्रकाशन के नाम से प्रकाश करते हैं। मैं इस सहयोग से काफी खुश हूँ। हाइंस वनर वेस्लर, अदिति, क्या आप ही पुस्तकें प्रकाशित करती हैं? अदिति महेश्वरी, जी हाँ, हम ई पुस्तक और ऑडियो बुक दोनों प्रकाशित करते हैं। हिंदी में हम लगभग 300 ऑडियो बुक्स प्रकाशित की हैं और हमने गूगल बुक्स और किंडल दोनों पर अपनी उपस्थिति बनाई हुई है। हाइंस वनर वेस्लर, क्रिस्टियन, एक सवाल और, क्योंकि आपने उदय प्रकाश और गीतांजलि श्री का नाम लिया, हम अनुवादकों को भाषा तो सिखाई गई है, पर अपने पाठ्यक्रमों में अनुवाद की कला नहीं सीखने को मिली, जो कि एक बड़ी समस्या है। मुझे लगता है कि यही समस्या हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद में भी है। मैंने कई हिंदी उपन्यासों के घटिया अंग्रेजी अनुवाद देखे हैं, हिंदी साहित्य की छवि को खराब करते हैं। अनुवाद में पेशेवर लोगों का और अनुवाद में करियर विकल्पों का अभाव है। जहां तक हिंदी से जर्मन अनुवाद की बात है, मैंने पिछले सालों में 3 बेहतरीन अनुवादकों को इस क्षेत्र में हार मानते देखा, क्योंकि हिंदी अनुवाद से आप चीनी या किसी अन्य वैश्विक भाषा की तरह आजीविका नहीं कमा सकते। कुछ अकादमिक व्यवसायों के अलावा हिंदी में करियर विकल्प नहीं है, और बाकी भारतीय भाषाओं के साथ तो ये समस्या और भी गहरी है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्रिस्टियन वाइस, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। मैंने काफी युवाओं को बढ़ावा देने की कोशिश की, पर सच कहूँ तो मेरे लिए भी यह काफी मुश्किल है। अगर आप हिंदी से जर्मन अनुवाद करते हैं तो आपको जीवन के दूसरे तरीके भी खोजने होंगे। हो सकता है अगले 10 सालों में स्थिति में सुधार हो।
फिर भी हमें नए लोगों को अनुवाद के लिए प्रेरित करना चाहिए और उनकी सहायता करने की कोशिश करनी चाहिए। हाइंस वन वेस्लर, अदिति महेश्वरी, आपने भारतीय भाषाओं में और भारतीय भाषाओं से अन्य वैश्विक भाषाओं में अनुवाद के लिए आर्थिक सहायता की समस्या का जिक्र किया। कुछ साल पहले यही मुद्दा सरकारी संस्थाओं ने भी उठाया था। लगभग 15 साल पहले इंडियन लिटरेचर ब्रॉड बनाया गया और इसमें काफी प्रयास किए गए। हमें इससे काफी उम्मीद थी, पर यह योजना भी कार्यान्वित नहीं हो पाए और उदय होने से पहले ही अस्त हो गई। क्या कोई उम्मीद है कि भविष्य में इस तरह की या कोई इससे अधिक व्यावहारिक योजना अस्त में आएगी? अदिति महेश्वरी, हम उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा हो। हमने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर इस तरफ उनका ध्यान खींचना चाहा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय अनुवादकों को अच्छा मेहनताना नहीं मिलेगा तो वो भारतीय साहित्य की तरफ क्यों आकर्षित होंगे। ये सच है कि इला को देश के महत्वपूर्ण साहित्यकारों का समर्थन मिला, पर पता नहीं क्यों वह नौकरशाही की भेंट चढ़ गया। मैं उम्मीद करती हूँ कि सरकार इस परिकल्पना को पुनर्जीवित करे। मैं क्रिस्टियान और द्रौपदी फर्लाग की पृष्ठभूमि भली भांति समझती हूँ। इसमें अंग्रेजी की भूमिका भी है। अंग्रेजी में अनुवाद भारतीय भाषाओं का असली जायका देने में भले ही असमर्थ हो, पर अगर यही एक कड़ी है तो यही सही। हमें किताब और लेखक की खातिर इस कड़ी को चुनना पड़ेगा। सलमान अब्बास, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में आपका कोई प्रतिद्वंदी होगा या भारतीय भाषाओं से जर्मन में अनुवाद प्रकाशित करने में आपका एकाधिपत्य है? क्रिस्टियान वाइस, मेरे पास कोई एकाधिपत्य नहीं है, न कभी था और मुझे लगता है न कभी होगा। मुझे अन्य प्रकाशकों के साथ मिलकर काम करना पसंद है। अगर कोई और प्रकाशक भी सीधे भारतीय भाषाओं से जर्मन में अनुवादों को प्रकाशित करते तो हम कुछ समझौते कर सकते थे और मैं निश्चित रूप से इसको स्वीकार करता। हालांकि अभी तो जर्मन बाजार में ऐसे कोई और प्रकाशक मौजूद नहीं है। हाइंस वन वेस्लर, अदिति महेश्वरी, आप हिंदी में अनुवादों के लिए आर्थिक प्रबंध कैसे करती हैं? क्या यह आमदनी सिर्फ बाजार में बिक्री से आती है या कोई आर्थिक स्रोत भी है? अदिति महेश्वरी, सच कहूँ तो अगर हमें अपनी तरफ से अनुवादकों को पैसा देना पड़े तो हमारी सूची सिर्फ प्रसिद्ध लेखकों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित किताबों पर ही केंद्रित होगी। टॉमस ट्रांसट्रोमा हमारी सूची अपने नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने से 9 वर्ष पहले ही शामिल हो गए थे। ऐसा सिर्फ कमाल के अनुवादकों की वजह से संभव हो पाया। क्रिस्टियान वाइस, मैंने सुना है कि सीगल प्रकाशन जर्मन साहित्य का काफी अनुवाद कर रहा है और उन्हें जी के विदेश मंत्रालय से काफी फंड भी मिल रहा है। क्या आपने कभी विदेश मंत्रालय से अनुवाद और प्रकाशन के लिए आर्थिक मदद मांगने की कोशिश नहीं की? अदिति महेश्वरी, हाँ, कुछ परियोजनाओं में सहायता प्राप्त हुई है जिससे मुख्यतः हाथ का खर्चा वहन करने में मदद मिली। जैसे गोएटे इंस्टीट्यूट ने हेर्टा म्यूलर के अनुवाद में आर्थिक मदद की। चंद्रिका कुमार, पिछले कुछ वर्षों में बहुत सी किताबों की दुकानें बंद हो गई हैं और नई भी नहीं खुल रही हैं। शॉपिंग मॉल में स्थित किताब की दुकानों में भी साहित्य के लिए न के बराबर जगह बची है। ऐसे में अगर कोई अच्छा साहित्य पढ़ने की चाह रखता हो तो उसे ऑनलाइन स्टोर पर ही निर्भर होना पड़ता है। घर पर पुस्तक मंगवाने और पुस्तक की दुकान में जा खरीदने में काफी फर्क है। तो मुझे लगता है कि किताबों की दुकान कम होने के साथ साथ पढ़ने की संस्कृति भी कम होती जा रही है। अदिति महेश्वरी, मैं बिल्कुल आपकी बात को समझ पा रही हूँ और खासकर इस महामारी ने ऐसे स्वतंत्र पुस्तक भंडारों पर चोट की है जहाँ वास्तव में कुछ अच्छा साहित्य ढूंढा जा सकता था।
ये कॉर्पोरेट पुस्तक भंडार नहीं थे, क्योंकि कॉर्पोरेट पुस्तक भंडार सिर्फ सर्वाधिक बिकने वाली किताबों या प्रेरणादायक किताबों पर ही अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। हमारा समाज जिस कमर्शियल चक्र में फंस गया है वह बहुत दुखदाई है। जब हम किताबों के ढूंढे जाने की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि अब हमें सोशल मीडिया को काम पर लगाना होगा। भले ही ऑनलाइन स्टोर में संभावनाओं का अभाव हो, इस तरह हम देख सकते हैं कि कौन सी किताब बाजार में मौजूद है और कौन लेखक किस तरह का काम कर रहा है। क्रिस्टियान वाइस। मैंने सुना है कि हर साल काफी साहित्यिक उत्सव भी होते हैं, जैसे जयपुर साहित्यिक पर्व या हैदराबाद आदि, और ये किताबें बेचने का अच्छा अवसर होते हैं। अदिति महेश्वरी। इस तरह के साहित्यिक पर्व किताबों पर चर्चा करने को एक नया आयाम देते हैं और लेखकों को एक्सपोजर भी मिलता है। पर अगर हम किताबों की बिक्री की बात करें तो ये पर्व उतने मददगार नहीं। हाइंस वनर वेस्लर। क्रिस्टियान, क्या आप भी लेखक के द्वारा पाठन कार्यक्रमों में काफी बिक्री कर पाते हैं? क्रिस्टियान वाइस। हमारे यहाँ जर्मनी में काफी सारे छोटे साहित्यिक पर्व होते हैं। जैसे हाइडलबर्ग में 2 साल के एक पर्व था और सारा राय वहाँ मौजूद थी और यह एक बेहतरीन पाठन कार्यक्रम था। हाइंस वनर वेस्लर। आप विस्तार में सभी को बताइए कि कैसे आपने सारा राय को 3 हफ्ते जर्मनी में जगह जगह अपने नेटवर्क में भेजा। दरअसल यह अर्जी आधार पर काम करता है, पर यह एक अच्छा तरीका है। क्रिस्टियान वाइस। हाँ, यह कम बजट वाला है और एक ही लक्ष्य के लिए समर्पित लोगों के नेटवर्क से संभव हो पाता है। सारा राय ने जर्मनी में लगभग 10 से 15 पाठन कार्यक्रम किए। क्रिस्टियान वाइस। एक अच्छे पाठन कार्यक्रम में मैं लगभग 50 से 100 प्रतियां बेच सकता हूँ। बिक्री का दूसरा महत्वपूर्ण तरीका है पुस्तक समीक्षाएं। अगर किसी बड़े अखबार या पत्रिका में पुस्तक की समीक्षा छप जाए तो थोड़े ही समय में मैं या उससे ज्यादा प्रतियां बेच पाता हूँ। पर इन अखबारों से संपर्क करना बहुत कठिन है। हाइंस वनर वेस्लर। पर आप इसमें काफी बार सफल रहे हैं, है न? क्रिस्टियान वाइस। हाँ, और यह एक बड़ी सफलता है। मार्केटिंग बहुत मेहनत का काम है। रीडिंग टूर, साहित्यिक उत्सव और अखबार, और हाँ, रेडियो भी महत्वपूर्ण है। जर्मनी में रेडियो पर भी साहित्य समीक्षा के कार्यक्रम होते हैं। इन सब के मेलजोल से बिक्री हो पाती है, वरना तक भंडारों में बिक्री बहुत कम है। बड़े प्रकाशनों का ही पुस्तक भंडारों पर वर्चस्व है। हाइंस वनर वेस्लर। क्या आप यूनियन्स फर्लाग के साथ सहकारिता में द्रौपदी प्रकाशन का भविष्य देखते हैं? क्रिस्टियान वाइस। पुस्तक भंडार भी महत्वपूर्ण है, पर जो भी बड़े पुस्तक भंडार हैं वे बड़े प्रकाशकों से और जाने माने प्रसिद्ध लेखकों की ही किताबें खरीदते हैं। बड़े पुस्तक भंडार छोटे प्रकाशकों को पसंद नहीं करते और मेरे लिए उन तक पहुंचना बेहद कठिन है। उन्हें वित्तीय किताबें पसंद नहीं हैं क्योंकि वो ज्यादा संख्या में नहीं बिकती। हाइंस वनर वेस्लर। और जर्मन बाजार के बड़े खिलाड़ी विले ही भारतीय भाषा से अनुदित साहित्य प्रकाशित करते हैं। सिवाय अलका सरगोई की काली कथा वायाबास, जो काफी साल पहले प्रकाशित हुई थी। क्रिस्टियान वाइस। पिछले 50 सालों में सिर्फ यही ऐसा हिंदी उपन्यास है जिसका सीधे जर्मन में अनुवाद हुआ और एक बड़े जर्मन प्रकाशक द्वारा प्रकाशित किया गया। हाइंस वनर वेस्लर। म्यूनिक के आइम्स एक फर्लाग ने किरण नगरकर की किताब को छापा। किरण नगरकर एक बड़ा नाम है और प्रकाशन ज्यादा बड़ा भी नहीं है, पर ऐसे किस्से कम हैं। नमिता खरे। अदिति।
मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि इस संगोष्ठी में धन से हिंदी अनुवाद करने वाले लोग सोच रहे हैं कि क्या हमें जर्मनी के अपराध और रोमांच साहित्य जर्मन क्राइम फिक्शन का अनुवाद करना चाहिए। आप एक प्रकाशक की तरह इसको कैसे देखती हैं? और क्या आपको लगता है कि हिंदी में क्राइम फिक्शन एक अच्छा वार है? अदिति महेश्वरी। हमने स्कैंडिनेवियाई क्राइम फिक्शन के कुछ अनुवाद देखे हैं, पर मुझे नहीं लगता वो उतने सफल हो पाए जितना कि अंग्रेजी में। हमारी दिलचस्पी ये जानने में है कि किस तरह हम किसी कहानी में छुपे सांस्कृतिक मर्म को अपने पाठकों तक पहुंचा सकते हैं, ताकि वे इन कहानियों को अपने ब्योमकेश बख्शी की तरह पढ़ सकें, या सुरेंद्र मोहन पाठक की तरह। हमें यह समझना है कि हम इन चीजों को कैसे जोड़ सकते हैं, और जाहिर है नए बाजारों को आजमाया ही जाना चाहिए। हाइंस वनर वेस्लर। क्राइम फिक्शन जर्मनी में आजकल काफी प्रचलित है। जब मैं अंजलि देशपांडे के उपन्यास हत्या को देखता हूँ तो मुझे लगता है हिंदी में भी इस तरह की विधा जन्म ले रही है। अदिति जी, आपने क्या कहा कि नए बाजारों को आजमाया ही जाना चाहिए। आपका और क्रिस्टियान जी, आपका इस संगोष्ठी का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद।